हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, साथ ही साथ कई सारे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स भी लगे हुए हैं। तो आई एम होपिंग कि आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपका रिवीजन या जो भी चीज़ें वो आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पीछे आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि क्रूड प्राइजेस जंप आफ्टर ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल प्रोडक्शन कट, यानी कि ओपेक प्लस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो पेट्रोल है उसकी प्रोडक्शन को कट करेंगे। ये सारी चीजें हम समझेंगे कि क्यों प्रोडक्शन कट किया गया है, इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा और क्यों जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो इस मूव से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, उसने अपना रेजिस्टेंस दिखाया है। तो ये सारी चीजें समझेंगे, इसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है और एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बोलूंगा कि कमेंट्स जरूर किया करिए। मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी मैं वीडियोस लेके आता हूं, आपको कोई डाउट हुआ करे या आपको चीजें समझ में आ रही हैं, जो भी चीज़ है आप कमेंट्स जरूर पिन डाउन किया करिए, क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि जो भी मैं वीडियोस, जो भी मैं सीरीज लेके आ रहा हूं वो कितनी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है और क्या आप वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से, वो भी सारी चीजें आप कमेंट्स में पिन डाउन जरूर से किया करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सरप्राइज मूव में क्या किया कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने जो तेल का प्रोडक्शन है उसे कट कर दिया। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स को समझें, एकदम इजी इकोनॉमिक्स में समझें, तो अगर डिमांड, ठीक है, अगर डिमांड घटेगा, ठीक है, अगर डिमांड जो है वो घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सप्लाई उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं डाउन पड़ेंगे। तो इसी वजह से जो सप्लाई है इसको कट किया गया है ताकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ सकें। क्योंकि क्या हुआ है कि इधर बीच जो पेट्रोलियम का प्राइस है वो पहुंच गया था आपका लास्ट मंथ की, अगर हम बात करें मार्च की, तो वो पहुंच गया था आपका $70 पर बैरल पर। तो ये जो प्राइस है, जो ये पेट्रोल का प्राइस गया है इंटरनेशनल मार्केट में, ये आपका लोएस्ट है 15 महीनों में ये लोएस्ट है। तो इसी वजह से सप्लाई कट करने का जो है ये डिसीजन लिया गया है ओपेक प्लस कंट्रीज के द्वारा। अब अगर सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सप्लाई कम होगी तो मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होगी, और अगर अवेलेबिलिटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगा। देखिए क्या होता है, दो तरीके से आप डिमांड बढ़ा सकते हो। बहुत ज्यादा डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, सप्लाई स्मूथ है, उसके बाद भी सप्लाई स्मूथ है, उसके बाद भी जो प्राइसेस है वो बढ़े रहते हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा है कि स्मूथ सप्लाई के बाद भी ये जो डिमांड है वो सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से प्राइसेस बढ़े रहेंगे। अब दूसरा तरीका ये होता है कि डिमांड भाई है नहीं, डिमांड कम हो गई है, ऐसा नहीं कि डिमांड खत्म हो गई है, डिमांड कम हो गई है, डिमांड डिक्रीज है, गिरी हुई है। अब अगर सप्लाई को बहुत ज्यादा कट कर दिया जाएगा, मतलब डिमांड के कंपेयर में सप्लाई को और ज्यादा कट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइसेस ऑटोमेटिक्स बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड्स कम है पर सप्लाई को उस डिमांड से भी कम कर दिया है, तो वो जो थोड़ी बहुत डिमांड है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से ऑटोमेटिक जो है वो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये बेसिक रूल होता है आपका इकोनॉमिक्स का, और यही रूल जो है आपका ओपेक प्लस कंट्रीज ने इंप्लीमेंट किया है, ये जो प्रोडक्शन कट अनाउंस किया है उसके रिगार्डिंग। क्योंकि क्या हुआ है कि मैंने आपको बताया कि लास्ट मंथ यानी कि मार्च 2023 के महीने में जो पेट्रोल का प्राइस है वो आपका $70 बैरल चला गया था, और ये आपका 15 महीनों में सबसे लोएस्ट था। तो इस वजह से प्राइसेस को बढ़ाना था और इसके वजह से जो सप्लाई है उसको कट कर दिया। और कितना कट किया है, वो किया है आपका 1.16 मिलियन बैरल्स पर डे। दिस वुड कॉज एन इमीडिएट राइज इन प्राइसेस। ऑब्वियस बात है, जब अगर इतने लेवल पर सप्लाई कट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कम डिमांड के बाद भी जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं हाई कर जाएगी। और ये समझिए कि ये जो कट हुआ है ये इमीडिएट बेसिस पे नहीं होगा, इसका जो लागू है वो आपका मई महीने से स्टार्ट होगा, मई 2023 महीने से ये स्टार्ट होगा। तो ये इमीडिएट कट नहीं है, कट का अनाउंसमेंट किया गया है, पर ये जो कट की इनिशियल है वो कब स्टार्ट होगी, वो होगी आपकी मई के महीने में। तो इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, पर हाँ अगले महीने से जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट्स में वो बढ़ने के आसार रहेंगे। क्योंकि अगर 1.16 मिलियन बैरल्स अगर पर डे कट कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब जो ओपेक कंट्रीज है उसमें कौन कितना ज्यादा कट कर रहा है इसको समझ लेना। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सबसे ज्यादा कट इसने अनाउंस किया है
5 लाख बैरल्स, ठीक है, 5 लाख बैरल्स पर डे। फिर फिर यूएई ने भी किया 1,44,000 बैरल्स, कुवैत ने भी किया है, इराक, अल्जीरिया, ओमान, कजाकिस्तान, सभी ने, जितनी भी इंपॉर्टेंट देश हैं ओपेक में, उन सभी देशों ने जो प्रोडक्शन है, जो ऑयल का, उससे कट करने की या सप्लाई को कम करने की बात करिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितने भी देश हैं, ऑब्वियसली मिडिल स्टेट्स के जितने भी देश हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल पे डिपेंडेंट है, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है। और अगर पेट्रोल के प्राइस गिरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? डायरेक्ट इंपैक्ट उनकी इकोनॉमीज को पड़ेगा। इस वजह से अपनी इकोनॉमी को इंपैक्ट से बचाने के लिए ये जो प्राइस कट है या जो सप्लाई कट है, इसका अनाउंसमेंट किया गया है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से अनाउंस किया गया है। मैंने थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स का भी हिंट दे दिया कि क्या लॉ ऑफ सप्लाई होता है, क्या लॉ ऑफ डिमांड होता है। उम्मीद करता हूं वो भी आपको समझ में आया होगा। अब ये जो कट हुआ है, ठीक है, अब ये जो कट हुआ है, इसका इंपैक्ट भारत पे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इंपैक्ट भारत में जो प्राइसेस हैं पेट्रोल के, वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि भाई 80% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल है, 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंपोर्ट की वैल्यू होगी, जो इंपोर्ट करेगा भारत, वो पेट्रोल भी महंगा होगा, यानी कि इंपोर्ट के प्राइसेस भी महंगे होंगे। और जब इंपोर्ट के प्राइसेस महंगे होंगे तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? उसका इफेक्ट आएगा कंज्यूमर्स पर, यानी कि आम जनता पर। और आम जनता को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे पेट्रोल के। इस वजह से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनकी इतनी ज्यादा डिमांड की जा रही है या उन पे इतने ज्यादा इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने इंपोर्ट से ये क्रूड ऑयल का नंबर या तो बहुत ज्यादा कम कर दें या इसे खत्म ही कर दें, तो जो इंपोर्ट में पैसा जाता है भारत का, वो बहुत ज्यादा बच सकता है। और साथ ही साथ सरकार का भी पैसा बचेगा। और जो आम जनता है, हम और आप जो मैंगो पीपल है, उनको भी पेट्रोल के इतने ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हम पेट्रोल का कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस ले आए, ताकि ये जो इंपोर्ट में पैसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं बचा जा सके। क्योंकि हर जगह रिसोर्सेज में पेट्रोल्स नहीं मिल सकते ना। किसी कंट्रीज में है, जैसे मिडिल ईस्ट में है, तो वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उनको लगता है कि अगर प्राइसेस डाउन हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के, तो उनको बढ़ा भी सकते हैं। और जैसी सप्लाई कट करते हैं और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपका उन देशों पे पड़ता है जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज हैं। और उसमें इंडिया भी एक पार्ट है। और इंडिया अपना 80% जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, उसे एक्सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया पे जो इसका असर है वो नेगेटिव पड़ेगा। क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा होगा तो गुड्स महंगे होंगे। क्योंकि भाई देखो, अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, चाहे वो ट्रक से हो जाए, चाहे वो बसेस से हो जाए, चाहे वो ट्रेन से हो जाए, उनका दाम बढ़ेगा, उन गुड्स का दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, और अगर जब उन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बना रहे हैं, उनको ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। अब जब उनको ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे तो जब वो रिटेल मार्केट में बेचेंगे तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ा के बेचेंगे ना, क्योंकि भाई इनको ज्यादा पड़ रहा है। और जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट ओपेक प्लस के द्वारा कि हम जो है पेट्रोल के जो सप्लाई उसे कट करेंगे, उसका इंपैक्ट इंडिया पे कैसे आ रहा है, वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से इंपोर्ट के जो प्राइसेस है वो बढ़ेंगे। अल्टीमेटली जो आम जनता है उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं, किस तरीके से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो अनाज होते हैं, जो सामान होते हैं, वो उसके कैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगे। और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स को सेम अमाउंट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और जब प्रोड्यूसर्स रिटेल मार्केट में बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है, अपने प्रॉफिट लगा के ही बेचेंगे। और जब रिटेल मार्केट में प्राइसेस ज्यादा होंगे, सामानों के प्राइसेस ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? अल्टीमेटली इट लीड टू इन्फ्लेशन। So that's why it is very, very, very important for India to look for the alternate solutions and replace these petroleum products. इस वजह से जो renewable resources है, जो renewable fossil fuels है, उन पे काम किया जा रहा है, ताकि ये जो विशियस साइकिल है,
कि जब दाम बढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, फिर साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होंगे। ये नेगेटिव साइकिल या जो विशियस साइकिल है इसे कर्टेल किया जा सके। तो ये तो मैंने आपको बताया इंडिया के बारे में कि इंडिया में भाई इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब एक देश और है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी इस मूव से खुश नहीं है। पहले देखिए, यूएसए का बहुत अच्छा प्रेजेंस हुआ करता था सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरेबिया में आपका अच्छा खासा इंफ्लुएंस हुआ करता था यूएसए का बैक इन अर्ली 21st सेंचुरी एंड ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी काफी ज्यादा इंफ्लुएंस पड़ता था। अब देखिए ये इस कट से ना आपको यूएसए, रशिया और मिडिल ईस्ट का क्या इक्वेशन है ये भी मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनना। तो यूएसए का एक टाइम पे मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया में अच्छा खासा इंफ्लुएंस रहता था, अलायंसेस की तरह काम करते थे। और एक टाइम पे यूएसए भी एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री थी, यानी कि जो यूएसए है वो भी अपना जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उसे इंपोर्ट करता था मिडिल ईस्ट से। इस वजह से भाई अलायंसेस अच्छे थे। पर क्या हुआ कि जब से यूएसए में शेल गैस, ठीक है, आपने शेल गैस का नाम सुना होगा, जब से शेल गैस रिकवर या डिस्कवर किया है, जो यूएसए है वो इंपोर्ट करने के बजाय एक पेट्रोलियम का एक्सपोर्टर हो गया है, एक पेट्रोलियम का आपका एक्सपोर्टर हो गया है। तो जहां पैसे यूएसए देते था मिडिल ईस्ट में, अब वही पैसे चार्ज करने लग गया है यूएसए, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो पैसा मिलेगा। तो इस वजह से जो थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस है यूएसए का, जो इंफ्लुएंस था वो कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया के साथ था, जो अलायंसेस थे या जो पार्टनरशिप थी, उस पर कहीं ना कहीं डेंट देखा गया है। क्योंकि अगर हम ओपेक प्लस की बात करें तो उसमें एक देश और है, मिडिल ईस्ट के तो देश हैं ही, साथ ही साथ एक और देश है जो कि है रशिया और सऊदी अरेबिया। रशिया एंड सऊदी अरेबिया दे डिक्टेट द टर्म्स कि कब सप्लाई कट करनी है और कब सप्लाई कट नहीं करनी है। यानी कि देखा जाए तो ओपेक प्लस कंट्रीज में ये जो दो कंट्रीज हैं, एक हो गया रशिया एंड द सेकंड वन इज सऊदी अरेबिया, they are mostly dictate the terms of how many times or how much the supply or production of petroleum would be cut or will be cut in the future or in the later dates। तो इस वजह से जहां पे यूएसए जो है वो इंपोर्ट अब नहीं कर रहा है और एक्सपोर्ट करने लग गया है, इसी दौरान क्या हुआ है कि रशिया का जो इंफ्लुएंस है, जो रशिया की जो पार्टनरशिप है मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया के साथ, वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो ये चीज ऑब्वियसली बात है यूएस को नहीं पसंद आएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि आप सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, साल भर से ज्यादा हो गया है युद्ध चल रहा है, ठीक है। कभी यूक्रेन रिटेलिएट कर रहा है, कभी रशिया जो है वो अपनी जो टेरिटरीज खो दे रहा है उसको वापस कर रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अब आपको पता होगा कि जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस इंपोज कर दिए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। अब जब सैंक्शंस जो है इंपोज कर दिए गए हैं, तो जो रशिया की इकोनॉमी है, टारगेट यही था कि सैंक्शंस इतने लगा देने हैं कि रशिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए और रशिया अल्टीमेटली इस वॉर को कंटिन्यू ना कर पाए। पर इस वक्त क्या हो रहा है कि रशिया के पास पैसे आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेट्रोल का एक्सपोर्ट। ठीक है, आपको पता होगा ना कि इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस में पेट्रोल जो है वो एक्सपोर्ट किया है रशिया, ठीक है। इसी तरीके से चाइना को भी एक्सपोर्ट किया है। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रशिया को कहां से मिल रहा है, वो रशिया को मिल रहा है पेट्रोल के एक्सपोर्ट से। तो अगर पेट्रोल के दाम महंगे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रशिया को ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा पैसा होएगा। और जब ज्यादा पैसे आएगा तो रशिया जो है वो और एक्टिवली जो है यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिटेलिएट करेगा और अटैक करेगा। और ये जो है यूएस को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको पता है जो वेस्टर्न कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूके, यूएसए, वो जो है यूक्रेन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, एम्यूनेशन दे रहे हैं। तो इस वजह से अमेरिका को ये जो सरप्राइज मूव है, ये जो प्रोडक्शन कट का मूव आया है, ये अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और कहीं ना कहीं जो रीजन है वो ये मैंने आपको बताया, एक तो ये है कि इससे प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, प्राइसेस बढ़ेंगे, पर प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे उसका इफेक्ट यूएसए पे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यूएसए अब इज नॉट एन इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री व्हेन इट कम्स टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, या क्रूड ऑयल। तो एक्सपोर्ट जो है यूएसए जो एक्सपोर्ट करने लग गया है। मेन इशू यूएसए का यह है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस क्रूड ऑयल के बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे रशिया को फायदा होगा। और रशिया
यूक्रेन वॉर में और ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया युद्ध में जो एक अपर पोजीशन है वो रशिया फिर से अपना ला सकता है। अभी है, कभी ना कभी अप डाउन होता रहता है, पर जब ज्यादा पैसे आएंगे तो वो और वेपन्स और अटैक्स कर सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिससे यूएसए जो है वो इस मूव से खुश नहीं है। तो इस मूव से मैंने आपको यूएसए, रशिया, सऊदी अरेबिया का एक लिंकेज बता दिया कि किस तरीके से यूएसए का जो प्रेजेंस है वो मिडिल ईस्ट में थोड़ा बहुत कम होता चला जा रहा है और जो रशिया का प्रेजेंस है सऊदी अरेबिया या जो रिलेशन है इनके साथ वो स्मूथ होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ओपेक में अगर हम ओपेक प्लस की बात करें तो उसमें रशिया और सऊदी अरेबिया दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और यही दो कहीं ना कहीं टर्म्स डिक्टेट करते हैं कि कब सप्लाई कट करनी है, कितना प्रोडक्शन कट करना है, किस देश से कितना प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीजें यही दोनों देश डिसाइड करते हैं। तो इस मूव से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको इकोनॉमिक्स बता दिया, साथ ही साथ इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो जियो पॉलिटिक्स है ना वो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। अगर आपको देखना है ना कि पॉलिटिक्स कैसे होती है तो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स तो वहां चली वो तो ठीक है, पर असली जो पॉलिटिक्स है वो आपकी जियो पॉलिटिक्स में होती है कि किस तरीके से हर एक मूव, किस तरीके से उसके 3-4 डाइवर्सिफिकेशन होते हैं एक मूव से। जो अभी ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन कट किया उससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी पे क्या पड़ सकता है, फिर साथ ही साथ यूएसए क्यों गुस्सा है, यूएसए, रशिया और सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट रीजन में किस तरीके से जो टर्म्स हैं या जो अलायंसेस हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं और यूएसए का जो एक टाइम पे प्रेजेंस था वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लूज होता देखा जा रहा है और रशिया का जो प्रेजेंस है, जो फ्रेंडली रिलेशंस है वो सऊदी के साथ वो थोड़े बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ये खबर थी, छोटी सी खबर थी, पर इसका जो इंपैक्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। अब थोड़ा सा प्रिंस फोकस करते हैं क्योंकि ओपेक पे, ठीक है, ओपेक अगर न्यूज में है तो इससे क्वेश्चंस जो है वो आपके आ सकते हैं। तो ओपेक का फॉर्म हुआ था, थोड़ा बहुत ये जान लीजिए। ओपेक अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कभी कभी स्टेट पीएससीज में इस तरह के फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ये फॉर्म हुआ था, ये आपकी एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। किस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है वो फॉर्म करी गई थी, ये टर्म ध्यान रखना, बगदाद कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बगदाद कॉन्फ्रेंस के द्वारा फॉर्म करी गई थी। कौन सा साल था वो, 1960 था और 5 इनिशियल कंट्रीज थी। कौन कौन सी 5 इनिशियल कंट्रीज थी, यू हैव ईरान, देन वी हैव इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड इन लास्ट वी हैव वेनेजुएला, ठीक है। तो ये 5 देश कौन कौन से हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और वेनेजुएला हो गया। इन्होंने बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू बैक इन 1960s फॉर्म किया था एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका एक परमानेंट था और इंटरगवर्नमेंटल था और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। इसमें कितनी कंट्रीज हैं टोटल, अभी टोटल आपकी 13 मेंबर कंट्रीज हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 44% का जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है वो आपका ओपेक के थ्रू आता है और 81.5% ऑफ वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व, यानी कि जो ऑयल रिजर्व्स हैं और जो कि प्रूव हो चुके हैं, नहीं कि रिजर्व्स ऑयल हैं और ऐसा शंका है और उस पर रिसर्च चल रही, नहीं, प्रूव हो चुके हैं कि यहां पे ऑयल रिजर्व्स हैं। वो कितने बनाते हैं ओपेक कंट्रीज मिला के 81.5%। और साथ ही साथ इसमें कितनी कंट्रीज है, उसमें 13 मेंबर कंट्रीज हैं। 2 कंट्रीज के बारे में फैक्ट ध्यान रखना कि जो कतर है वो अपनी मेंबरशिप 1 जनवरी 2019 से हटा दिया था, ठीक है। पहले कतर पार्ट था ओपेक का, पर 1 जनवरी 2019 से जो कतर है वो ओपेक का पार्ट नहीं है। साथ ही साथ अगर इक्वेडर की बात करें तो इसने 1992 में अपनी जो मेंबरशिप है उसे हटा दी थी, कैंसिल कर दी थी। बाद में फिर 2007 में ज्वाइन किया था, रीज्वाइन किया था एंड इन फ्रॉम 1 जनवरी 2020 इसने फिर से अपनी जो मेंबरशिप है वो विड्रॉ कर ली थी। तो ये 2 कंट्रीज के बारे में ध्यान रखना। एक तो कतर ने अपनी जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर दी थी ऑन 1 जनवरी 2019। इक्वेडर की बात करें तो 1992 में सस्पेंड किया था, फिर 2007 में फिर से रीज्वाइन किया एंड ऑन 1 जनवरी 2020 यानी कि करीब 3 साल पहले इसने वापस से अपनी जो मेंबरशिप है वो विड्रॉ कर दी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखना। अगर आपको लगेगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने 2 मिनट के लिए आपके लिए कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दिया है, या तो नोट डाउन कर लेना या तो स्क्रीनशॉट कर लेना। ये चीजें आपके प्रीलिम्स से पूछी जाती हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो आपका स्टेट पीएससी का हो। फिर ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके जो नॉन ओपेक कंट्रीज है, यानी कि ओपेक कंट्रीज के अलावा भी कुछ कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं ना ऑयल, जैसे आपका रशिया हो गया, रशिया ओपेक कंट्री तो नहीं है पर भाई रशिया भी एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसी कंट्रीज जो कि आपका नॉन ओपेक कंट्रीज हैं पर वो भी एक्सपोर्ट करती हैं आपका 14 ओपेक कंट्रीज के साथ, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को, कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, ओपेक प्लस। क्या कहते हैं, ओपेक प्लस। ऑब्वियस सी बात है जब प्लस लग जा रहा है तो ज्यादा ही नंबर होगा ना। तो ओपेक कंट्रीज के अलावा जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जब वो साथ में एक्सपोर्ट करती हैं आपकी 14 ओपेक कंट्रीज के साथ, तो उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं ओपेक प्लस।
और अगर ओपेक प्लस की बात करें तो इसमें सऊदी अरेबिया और रशिया, ये दो जो कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका रोल, इनका टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यही लगभग डिसाइड करती हैं कि कितना प्रोडक्शन कट करना है, कितना सप्लाई कट करना है, किस तरीके से कितना चेंजेस करने हैं, किस कंट्री को कितने सप्लाई कट करने हैं। ये सारी चीजें जो है आपका ओपेक प्लस की अगर बात करें तो रशिया और सऊदी अरेबिया जो है वो लगभग डिसाइड करते हैं। और इसी वजह से रशिया और सऊदी अरेबिया में जो फ्रेंडशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्लोज हो रही है। और यूएसए का जो प्रेजेंस था मिडिल ईस्ट एंड स्पेसिफिकली इन सऊदी अरेबिया, वो बहुत ज्यादा खराब नहीं हो गया। हाँ, पर कुछ इंस्टांसेस में यह है कि यूएसए के बिना यूएसए को अच्छा नहीं लगता, उसके बाद भी जो सऊदी अरेबिया है वो प्रोडक्शन कट या सप्लाई कट कर देता है। और वो क्यों करता है वो मैंने आपको बता दिया है कि यूएसए को किस वजह से गुस्सा आया था। तो ये आपकी पूरी न्यूज थी, छोटी सी न्यूज थी, एक लाइन की न्यूज थी, पर इसका जो इंपैक्ट है वो थोड़ा सा मैंने आपको इकोनॉमी में बता दिया, थोड़ा सा मैंने आपको इंटरनेशनल बता दिया, और किस तरीके से वेस्ट एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो किस तरीके से चेंज हो रही है वो भी मैंने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की थी एकदम आसान भाषा में आपको समझा सकूं, लेमन लैंग्वेज में। कभी कोई डाउट रह जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है, आपको कमेंट करना है। और अगर सीरियसली आप कभी लाइफ में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या स्टेट पीएससी के साथ तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी आईक्यू में एनरोल कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, गलती से ये प्राइस मत पे कर देना। मेरा कोड लगाओ, दैट इज RS Live, एंड जैसे ही मेरा कोड आप लगाओगे एंड जो आपको ये कॉम्बो प्राइस है ये आपका डिस्काउंटेड पड़ जाएगा एंड द प्राइस विल बी 21,999। तो मार्च अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 2024। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।